नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम खबर का रुख कर रहे हैं। सागर के सनोधा थाना इलाके का ये पूरा मामला है। दिल दहला देने वाला वाकया यहां सामने आया है। जिस युवक की लोग पिटाई कर रहे हैं उस पर लड़की को छेड़ने का आरोप था। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आरोपी लड़के के गर्दन पर परिजन पैर रखकर उसे पीट रहे हैं। कानूनी तौर पर अगर युवक पर लड़की छेड़ने का आरोप था तो परिजनों को चाहिए कि कानून हाथ में लेने के बजाय वो उसे पुलिस के हाथों में सौंप दे। यहाँ वो खुद न्याय करने के इरादे से युवक की बेदम पिटाई कर रहे हैं। कानूनन ये जुर्म है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लड़की को छेड़ने पर परिजनों ने खुद का कानून बना लिया। खुद का कानून बनाकर वो सजा देने पर आमादा हो गए। इस पर आरोप है कि इसने लड़की छेड़ी है। किस बेरहमी के साथ इसकी पिटाई की जा रही है। कानून व्यवस्था के लिए चुनौती सिर्फ ये नहीं कि प्यारे मियां अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ, चुनौती ये भी कि लोग कानून अपने हाथ में ले क्यों रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीच सड़क पर युवक की बेरहमी से पिटाई। सहयोगी रचित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रचित, पूरी जानकारी विस्तार से। जी ललित, ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये गड़ाकोटा के पास का बताया जा रहा है। ये जो लड़का है जिसकी पिटाई हो रही है, इस पर किसी लड़की को छेड़ने का आरोप है। आरोप के बाद परिजन उसकी पिटाई कर रहे हैं। हालांकि ये बात सही है कि जो लड़की के परिजन थे उनको थाने में जाकर इसकी शिकायत करनी थी। कानून हाथ में नहीं लेना था। ये पुलिस का काम है, वो इस पर कार्रवाई करती। लेकिन पिटाई का जो वीडियो है वो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ललित, पुलिस की तरफ से कोई औपचारिक अनौपचारिक बयान अभी तक आ पाया? पुलिस की तरफ से अभी किसी प्रकार का मामले में कोई बयान नहीं आया है। अगर इसकी शिकायत होती है तो पुलिस जांच की बात जरूर कह रही है। ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रचित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रचित हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख लीजिए। कानून को हाथ में लेने की, कानून को तमाशा बनाने की। कानून व्यवस्था की चुनौती सिर्फ इतनी नहीं कि कोई बड़ा आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है, कोई फरार चल रहा है। कानून व्यवस्था की चुनौती ये भी कि कानून के रखवालों पर भरोसा कम क्यों हो रहा है। उसी की ये तस्वीरें बांध दी। खबर मंडला से, जहां मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश से नर्मदा, बुडनेर, हेलान ये नदियां उफान पर हैं। कल रात से लगातार बारिश हो रही है। गुरुबीनी नाला उफान पर आने से मंडला और डिंडौरी के बीच का रोड हो गया है बंद। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। बिछिया नगर परिषद में घरों में पानी तक घुस गया है। बावजूद इसके जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं लोग। न्यूज़ 18 की आपसे अपील, पुल पर अगर पानी हो तो इसे पार ना करें। ये मैसेज लिखा होता है कि रपटे पर पानी होने की दशा में पुल पार करना मना है। बावजूद इसके ये तस्वीर सामने आ रही है। सहयोगी कृष्णा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा, पूरी जानकारी फिलहाल किस तरीके की स्थिति, और ऐसा लगता है कि बारिश का दौर अभी थमने वाला नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल। मैं बताना चाहूंगा कि कल रात से लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद से यहाँ पर जितने नर्मदा नदी से लेकर नर्मदा नदी, हालोर, थावर नदी और बुडनेर नदी, ऐसे कई नदियां हैं जो लगातार उफान पे आ गई हैं। क्योंकि और मंडला ही नहीं, मंडला के आसपास के जो जिले हैं, डिंडोरी सहित, वहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर लगातार नर्मदा नदी से लेकर यहाँ के जितनी भी नदियां सभी उफान पर आ रही है, जिसके चलते यहाँ पे जो छोटे छोटे नाले हैं, जो पुल है, वो सब डूब चुके हैं। उसके बावजूद लोग नालों को, पुल को पार कर रहे हैं। उन्होंने जब भी पुल में साफ से लिखा रहता है सावधान रहिए, जो पानी की ज्यादा पानी होने की दिशा पे पुल को मत पार करिए, लोग इसके बावजूद लोग पार करते हैं। इसके साथ ही जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है रात से, उन्होंने भी नगर पालिका और प्रशासन के दावों की पोल खोल दिए, जो बार बार कहते हैं कि हमने बारिश को लेकर हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं, बाढ़ से निपटने के लगातार प्रयास करते जा रहे हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पर जो लगातार बारिश हो रही है कल रात से ही, उसने सारे दावों की पोल खोल दी। जो बिछिया नगर परिषद का ये पूरा मामला है, बिछिया नगर परिषद के कल रात से जो लगातार बारिश हो रही है, उससे कई घरों में लगातार पानी घुस गया है, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। लगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कृष्णा इस तमाम जानकारी के लिए। शुरुआती दौर में इस तरह की तस्वीरें चेताने वाली, सावधान करने वाली। और अब बात एक ट्वीट की करेंगे। पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया, उन्होंने एक ट्वीट किया है और सुर्खियों में है ये ट्वीट। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम के बीच ये ट्वीट उन्होंने किया है और
एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश ऐसा लगता है नजर आ रही है। सोनिया गांधी को अपना कुनबा संभालने की उन्होंने सलाह दी। अगर नहीं संभल रहा है तो कांग्रेस का शटर डाउन वो क्यों नहीं कर देती। कांग्रेस से पिछले दिनों सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए, अब सचिन पायलट के शामिल होने की अटकलें भी चल रही हैं। इन सब के बीच ये ट्वीट किया गया है जयभान सिंह पवैया की तरफ से। सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया का ट्वीट और ये माना जा रहा है कि एक तीर से दो निशाने। शरद, बिल्कुल, देखिए ललित, आपने सही कहा है और जो ट्वीट उन्होंने किया है उसकी टाइमिंग को लेकर भी पहले ध्यान देना होगा। एक तो जो राजस्थान का राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है वो, और सचिन पायलट को लेकर जो अटकलें चल रही हैं बीजेपी में शामिल होने को लेकर वो, और दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ में हाटपिपलिया और आगर मालवा में प्रचार के लिए जा रहे हैं। सिंधिया और पायलट को लेकर जिस तरीके की बातें हैं, हालांकि सिंधिया पहले ही शामिल हो चुके हैं और पायलट की अटकलें चल रही हैं, तो जयभान सिंह पवैया ने जो कुनबा संभालने की सलाह सोनिया गांधी को दी है और उसमें उन्होंने जो बात लिखी है कि दरअसल उनकी जो राजनीतिक संतानें हैं उनकी वजह से उन जो अपनों का प्यार है उनका, यानी कि उनकी अपनी पार्टी का, वो उनको लौटाना पड़ रहा है उनके ऊपर। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि अपना कुनबा संभालिए और निशाना इस बात पर भी लगाया है कि राजनीतिक संतानें, हालांकि उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन एक बात साफ है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनके बीजेपी में आने की वजह से उनके घर का जो प्यार है वो बट रहा है सोनिया गांधी की राजनीतिक संतानों पर। तो उनमें से एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पहले ही शामिल हो चुके हैं बीजेपी में, और दूसरे सचिन पायलट जिनके शामिल होने की अटकलें चल रही हैं। तो निश्चित ही ये जो ट्वीट है वो सोनिया गांधी पे तंज से ज्यादा जयभान सिंह पवैया का अपनी पार्टी को लेकर भी कहीं ना कहीं निशाना है। एक तीर से उन्होंने दो निशाने लगाए हैं और ये बताया है कि आखिरकार किस तरीके से उनके लिए जो प्यार पार्टी में होना चाहिए वो सोनिया गांधी की राजनीतिक संतानों के लिए बढ़ रहा है। जी, हालांकि ये बात जो आपने जिक्र किया शरद की, उसमें टाइमिंग का बड़ा खेल है, बड़ा मौका देखते हुए उन्होंने ये तंज किया है। एक और खास बात इसमें और जोड़नी चाहिए कि आज से प्रचार जमीन पर भी शुरू हुआ है। शरद, बिल्कुल, देखिए वही मैंने बताया भी कि आज सिंधिया यहाँ आए हुए हैं भोपाल और वहां से उनका जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के साथ में हाटपिपलिया जाने का है और आगर मालवा, दोनों ही जगहों पर आने वाले वक्त में जो उपचुनाव है वो होने वाले हैं। उनकी जो उपचुनाव की प्रचार, जैसा आपने कहा, जमीनी स्तर पर वर्चुअल से, तो वो शुरू हो रहा है। और उस वक्त में जब जयभान सिंह पवैया ने ट्वीट किया है तो निश्चित ही वो अपनी पार्टी को भी एक मैसेज देना चाहते हैं और उनके प्रति, यानी कि जो बीजेपी में जिन नेताओं का जितना प्यार और सम्मान होना चाहिए वो सोनिया गांधी की राजनीतिक जो संतानें हैं जो बीजेपी की तरफ आ रही हैं उन पर बट रहा है। जी, तो ये भी दिलचस्प है। हालांकि एक बात और है शरद की, जिस मिजाज के हैं जयभान सिंह पवैया, ये कहा जरूर जा रहा है कि हमने सब संभाल लिया है, कहीं कोई डैमेज कंट्रोल वाली जैसी स्थिति नहीं है, नाराजगी जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन जयभान सिंह पवैया के तेवर ऐसे हैं कि लगता नहीं कि बहुत ज्यादा वक्त तक उनका आक्रोश या फिर असंतोष दबा रह सकेगा। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा और दरअसल जयभान सिंह पवैया जैसे जो नेता बीजेपी में शामिल हैं और हैं अभी भी और रहे हैं, वो जानने वाले जो राजनीति को समझते हैं वो ये जानते हैं कि वैचारिक तौर पर जिस तरीके से कट्टर हिंदुत्व का जो झंडा बुलंद बीजेपी में अगर किसी ने किया, और केवल हिंदुत्व नहीं बल्कि जो सिंधिया खानदान के खिलाफ में जो सबसे बड़ा विरोध का झंडा कोई बुलंद करता था, तो उनमें से एक नाम जयभान सिंह पवैया का था। वो सार्वजनिक मंच से जो सिंधिया घराना है उसको लेकर वो आलोचना करते थे और निशाना साधते थे। तो निश्चित ही जो राजनीतिक तौर पर उनकी कटुता रही होगी पूर्व में, वो एक गजट नोटिफिकेशन राजनीतिक जो हुआ दिल्ली से ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, उसके सामने शायद अभी खामोश तो है, लेकिन जो आपने अंदर की बात कही है, उनके अंदर की जो बात है वो क्या वाकई में खामोश हो गई है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उनके जिस तरीके से ट्वीट आते हैं उनसे एक बात तो साफ है कि अभी भी कहीं ना कहीं वो एक तीर से दो निशाने कर रहे हैं
वो राजनीतिक जो गजट नोटिफिकेशन दिल्ली से चला है उसके सामने बोल तो नहीं सकते, लेकिन अपनी नाराजगी जाहिर जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल शरद, आप लाइन पे बने रहिएगा। धनोपिया साहब भी इस वक्त कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी अपना सवाल उनसे पूछ सकते हैं। धनोपिया साहब, जयभान सिंह पवैया ने ट्वीट किया है, राजस्थान के सियासी घटनाक्रम का भी जिक्र किया है। वो कह रहे हैं कि अगर सोनिया गांधी अपना कुनबा नहीं संभाल पा रही हैं तो कांग्रेस का वो शटर डाउन क्यों नहीं कर देती हैं? देखिए, जयभान सिंह पवैया इस समय भारतीय जनता पार्टी में एक किनारे पे पड़े हुए नेता हैं, बहुत ही असंतुष्ट हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, हमें सहानुभूति है इस में, लेकिन उनकी असंयत भाषा पर हमें आपत्ति है। ये कोई राजनीतिक दल कोई व्यवसाय नहीं करते हैं, व्यवसाय करती भारतीय जनता पार्टी। करोड़ों में लोगों को विधायकों को खरीदा, सरकार बना ली, विधायक नहीं है मंत्री बना दिए, और सारी अवैध गतिविधियों को संजात करने काम करने वाली संस्था होती है वो व्यवसायिक गतिविधि चलाती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी चला रही है। इसलिए पवैया जी की जो भाषा है उनकी पीड़ा है, लेकिन भाषा असंयमित है, इस बात के लिए मुझे उनसे सहानुभूति है और निवेदन है कि कम से शब्दों का प्रयोग ठीक करें, बाकी तो चिंता न करें, अपना घर देखें, अपना घर देख रहे हैं। हमारे यहाँ से लोग आपके यहाँ पहुंच गए हैं, अब आप चिंता मत करिए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाम की भाजपा सरकार बची है, ये कांग्रेस की सरकार हो चुकी है। ये मान के चलिए आने वाले समय में वो ये भी कह रहे हैं धनोपिया साहब कि कब तक हम अपने हिस्से का प्यार लुटाते रहें सचिन पायलट के लिहाज। कौन सौदेबाजी बंद करो, क्यों लुटा रहे हो, क्यों आप अपने आप को कर रहे हो? मगर आपकी मजबूरी है, आपकी तो बिल्कुल एक परंपरा रही है, खरीदो बेचो सौदे करो, दोपहर में लाओ इस्तीफा दिलाओ, शाम को निगम मंडल बनाओ, दर्जा दो। तो ये क्यों कर रहे हो आप लोग? क्या मजबूरी है आपकी? ये क्यों गलत परंपराओं को जन्म दे रहे हो? क्यों व्यवसायिकता को राजनीति में लेके आ रहे हो? क्यों आप प्रजातंत्र के मूल्यों का गला घोंट रहे हो? क्यों लोगों की हत्या कर रहे हो? आप अपने आप को दूर रखिए ना, बिल्कुल अगर आप चाहते हैं। बिल्कुल सही बात, लेकिन इस बात से इनकार धनोपिया साहब नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस की जो स्थितियां हैं और आला कमान की जो खामोशी है राजस्थान में, वो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के लिए परेशानी का सबब है, या कम से कम चिंता का विषय होना चाहिए। जो एक मैं मानता हूँ जी प्लीज जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं इस समय अनुशासनहीनता कांग्रेस पार्टी में बढ़ती जा रही है। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की शराफत की, सभ्यता को, अनुशासन को लोग गलत तरीके से समझ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि लोगों को सोचना चाहिए। मैं कल एक इंटरव्यू इनका देख रहा था सचिन पायलट जी का 2017 के चुनाव के पहले, कितना बात कर रहे थे, मुझे तो इतना दिया पार्टी ने, मेरे को तो 32 साल में मंत्री बना दिया, 26 साल से बना दिया, 36% से बना दिया, 40-41 बन गया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो लोग हैं ये कहीं से भड़काए हुए लोग हैं, दोगलाई करते हैं और लालच प्रलोभन आदमी को कहीं ना कहीं कमजोर करता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो संस्था नाम की है, जो व्यवसायिक संस्था चलाती है, सही में संस्था चला रही है, ये इस तरह के प्रलोभन से काम करती है, दिन दूर नहीं है। जी सचिन पायलट के केस में मध्य प्रदेश में, जब लोग सचिन पायलट के केस में तो स्थितियां अलग हैं धनोपिया साहब। उनकी नाराजगी लगातार बढ़ती रही और वो बताते भी रहे कि साहब ये नाराजगी बढ़ रही है, आपको इस बात का ध्यान। वो एक शब्द का जिक्र भी कर रहे हैं कि ड्यू का टाइम आ गया है, ड्यू का टाइम आ गया है, और कोई ये साफ नहीं कर रहा कि वो ड्यू है क्या। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि हमारे पास में उनका एक इंटरव्यू भी रखा हुआ है, क्योंकि मामला राष्ट्रीय स्तर का है, राजस्थान का है, मैं ज्यादा हस्तक्षेप करके बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको इस तरह से बरगलाया गया है। और ये जो हमारे मध्य प्रदेश में एक जो बड़े नेता जो यहाँ पर सत्ता में शामिल हो गए, कब्जा कर लिया है, जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान को दवा दिया है, उनकी शय पर ये सब काम हो रहा है। और उनके पास सुपारी थी राजस्थान की। जी राजस्थान भी आपको करवाना है। ठीक। रजनीश अग्रवाल साहब का भी रिएक्शन ले लेते हैं। रजनीश अग्रवाल साहब ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं जयभान सिंह पवैया साहब का। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस का कुनबा नहीं संभल रहा है तो उसका शटर डाउन कर दिया जाए। इसके अलावा वो एक लाइन में ये भी लिख रहे हैं कि कब तक हम अपने हिस्से का प्यार लुटाते रहें। प्यार की कमी आपके पार्टी में? नहीं, देखिए मुझे पता नहीं है क्योंकि वो वेरीफाइड अकाउंट है कि नहीं, लेकिन बात तो मुद्दे की है कि कांग्रेस से कुनबा उनका संभल नहीं रहा है। श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा और श्रीमान राहुल गांधी जी, तीनों मिलकर भी परिवार के सदस्य अपना कुनबा नहीं संभाल पा रहे हैं। मालिक हैं वो तो इस पार्टी के, जो चाहे वो होता है, और धड़ाधड़ जैसे डायनासोर लुप्त सुप्त गुप्त हो गया, ठीक वैसे ही कांग्रेस की हालत डायनासोर जैसी हो रही है। तो बात तो पते की है, और अब वो करें सोचे तो ठीक है, नहीं सोचे तो उनकी मर्जी है। इस बात के मायने कि कब तक हम अपने हिस्से का प्यार लुटाते रहें। मैंने कहा ना कि मैं उनकी बात पर नहीं, पर बात पर बात कह रहा हूं, क्योंकि वो ट्वीट उनका है कि नहीं मुझे नहीं पता, वेरीफाइड अकाउंट नहीं है उनका, और उनसे मेरी बात हो नहीं पाई क्योंकि इस बीच में आपके फोन पर बात हो रही है, इसलिए मैंने कहा। और मैं बात जो कह रहा हूं वो केवल जो सोनिया गांधी जी का कुनबा है उसके बारे में बात कर रहा हूं। दरअसल इनका पार्टी इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, तो स्वाभाविक है कि सवाल जो उठेंगे जवाब तो उनको देना होगा। जी धनोपिया साहब
रहे हैं, आदि बात नहीं कह रहे हैं। तो आप खरीद फरोख्त कर क्यों रहे हो? क्यों आप मजबूरी है कि अपने पदों की, अपने कार्यकर्ताओं के हकों को उन लोगों को दे रहे हो जो जयचंद है? क्यों उनको खरीद रहे हो? अगर आपके साथ में अब ये जो बगावत शुरू होने वाली भारतीय जनता पार्टी में, उसकी शुरुआत है, एक शुरू हो रही है। सारे लोगों को देख लीजिएगा, अजय बिश्नोई को देख लीजिए, संजय पाठक को देख लीजिए, आपके राजेश, सारे लोग अब जिस तरह से माहौल बना के बैठे हुए हैं ना, ये परिणाम ये है कि एक दिन वो आएगा कि भारतीय पार्टी अपने आप। रजनीश अग्रवाल साहब से इसका जवाब पड़ेगा जी। रजनीश अग्रवाल साहब, धनोपिया साहब को मानना पड़ेगा कि वो उन्होंने कहा ना कि डायनासोर का अध्ययन करें आप, कैसे लुप्त सुप्त गुप्त हुआ तो पता चलेगा। ठीक वैसे ही हालत कांग्रेस के लोगों की। क्या जवाब है, डायनासोर के जैसा ही जवाब है बिल्कुल, कि उनको समझ में नहीं आता कि पार्टी लेकिन पूरी की पूरी नाराजगी। नहीं अग्रवाल साहब, इस बात से तो आप इनकार नहीं करेंगे कि नाराजगी तो बढ़ रही है। अजय बिश्नोई सार्वजनिक मंच पर लगातार विरोध कर रहे हैं और आप खामोश हैं ना। बिल्कुल नहीं। ललित जी, रीति नीति और भाजपा के नेता के बारे में किसी एक नेता खिलाफत का बयान हो, आप बताइए। भाजपा की कार्य पद्धति, विचारधारा और नेता के बारे में किसी का भी एक बयान हो, मैं आपको कहता हूँ, आप बताइए। जी अग्रवाल के लोगों के गिन के सुनाता हूँ। मध्य प्रदेश में अभी भी कांग्रेस एक दूसरे से खिलाफ में लड़ रही है, बयान दे रही है। अभी भी मैं बता सकता हूँ। और अभी भी मौजूदा हाल में आप थोड़ा देरी से जुड़े, आपका फोन की व्यस्तता के चलते, और इस वजह से और ज्यादा वक्त नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश अग्रवाल साहब। धनुपिया साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ट्वीट है, इस ट्वीट को भी सब संभाल कर रखें। शरद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ट्वीट को लेकर दरअसल हमने ये सारी खबर आपको दिखाई, और उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि हम अपने हिस्से का प्यार कब तक लुटाएं। ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। और खबर रायपुर से, एम्स के डायरेक्टर की फर्जी मेल आईडी से स्टाफ को मेल गया है। आर्थिक स्थिति खराब होने का बहाना बनाकर मदद भी मांग ली गई। एम्स के डायरेक्टर नितिन एम नागरकर, इनके नाम से फर्जी मेल आईडी बनाई गई। एम्स आईटी सेल ने अमानाका थाने में इसकी शिकायत करवाई है। पुलिस ने आईटी एक्ट और धमकी का केस दर्ज किया है। माना यह जा रहा है कि नाइजीरियन गिरोह का हाथ इसमें हो सकता है। फर्जी आईडी का इस्तेमाल कर आर्थिक मदद, आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए पैसे मांगने की कोशिश, मदद मांगने की कोशिश। एम्स के डायरेक्टर की ये फर्जी मेल आईडी है और स्टाफ को ही मेल की आर्थिक स्थिति खराब होने का बहाना बनाकर मदद मांगी गई। स्टाफ से ही। एम्स के डायरेक्टर हैं नितिन एम नागरकर, उनके नाम से ही ये फर्जी आईडी बना दी गई। हालांकि अब एम्स की तरफ से अमानाका थाने में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। पुलिस ने आईटी एक्ट और धमकी का केस भी दर्ज किया है। माना यह जा रहा है कि नाइजीरियन गिरोह का इसमें शुरुआती तौर पर जो नजर आता है काम करने के तरीके से, वारदात को अंजाम देने के तरीके से, कि नाइजीरियन गिरोह का हाथ इसमें हो सकता है। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। राघवेंद्र, क्या अपडेट? देखिए, एम्स के डायरेक्टर हैं नागरकर, उनके नाम का फर्जी मेल आईडी बनाया गया था और उस मेल आईडी को पूरे एम्स के हॉस्पिटल स्टाफ को सर्कुलेट किया गया था कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब है और जिसके कारण से उनको आर्थिक मदद पहुंचाई जाए। इस बात पे जब स्टाफ के बीच में चर्चा हुई तो बात डायरेक्टर तक पहुंची और डायरेक्टर ने कहा कि ये तो बहुत गलत है, इस तरीके से कोई मेल उनके द्वारा नहीं किया गया। तब जाकर जो है एम्स प्रबंधन की ओर से इस मामले की शिकायत अमानाका थाने में की गई है और उसके बाद अमानाका थाने के पुलिस जांच में भी जुड़ गई है। जिस तरीके से ये पूरा फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, जिस तरीके से, तो ऐसा संभावना जताई जा रही है कि नाइजीरियन ग्रुप है जो कि इस तरीके की चीजों को अंजाम देता है। पुलिस जांच में जुट गई है, आरोपियों के पता साझी कर रही है। इस मामले में जो है आईटी एक्ट का भी मामला दर्ज किया गया है, साथ ही धमकी का भी मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि सारे स्टाफ मेंबर्स को जो है मेल किया गया है और पैसों के लिए एक तरीके से उगाही की कोशिश की गई है। यही वजह है कि इस मामले में अमानाका पुलिस और साथ ही जो है साइबर की टीम जो है जांच में जुट गई है। जी चलिए, शुक्रिया राघवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और बच्चियों के साथ दुष्कर्म के आरोपी पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। आरोपी प्यारे मियां के अवैध संपत्तियों पर सरकार बुलडोजर भी चला रही है। भोपाल, इंदौर के अलावा कई जगहों पर आरोपी की करोड़ों की संपत्ति, अवैध संपत्ति पर शिकंजा कसा जा रहा है। प्यारे मियां की अवैध कमाई और संपत्ति की सूची भी तैयार की जा रही है। तलैया इलाके में
शादी का हॉल गिराया गया। इसके बाद अब अवैध बिल्डिंग को गिराया गया है। तो लगातार आरोपी की अवैध संपत्तियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। शादी का हॉल तोड़ने की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। इसके अलावा कई और जगहों पर एक लिस्ट बना ली गई है, बनाई जा रही है। और अब उसी हिसाब से कार्रवाई भोपाल, इंदौर के अलावा कई जगहों पर आरोपी की करोड़ों की अवैध संपत्ति है। अब ये जानकारी निकल कर आ रही है, या जानकारी तब निकल कर आ रही है जब कोई आरोपी बना दिया गया, जब कोई किसी गंभीर अपराध में वो वांटेड है। ये सब तो पहले से डाटा होना चाहिए था। सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, राजधानी भोपाल में जितनी भी प्यारे मियाँ की काली कमाई से बनाई गई इमारतें हैं, उनको ढहाने का काम यहाँ पे चल रहा है। साथ ही हाल के बाद तलैया इलाके में एक बिल्डिंग थी, उसको गिराने का काम चल रहा है। इसके अलावा कोई फिजा में बीडीए की कॉलोनी में करीब 1000 से ज्यादा स्क्वायर फीट की जमीन पे कब्जा किया था, वहां पर भी टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा श्यामला हिल्स में अंचल अपार्टमेंट में भी, वहां पर भी अवैध कब्जा किया, वहां पर भी टीम कार्रवाई करीब 4 जो अवैध संपत्तियां हैं उसका अभी तक पता चला है, वहां पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसके अलावा प्रशासन और नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम लगातार उन रिकॉर्डों को खंगालने में जुटी है और साथ में जानकारी जुटा रही है कि आखिरकार कहां कहां पर इसकी काली कमाई से बनाई गई संपत्ति है। बताया जा रहा है कि शहर के कई इलाकों में इसके फ्लैट है। इसके अलावा जिस फ्लैट पर छापा मारा था, जिस फ्लैट पर कार्रवाई हुई है, उस फ्लैट के बारे में भी जानकारी है, वहां पर भी उसने कब्जा किया था। लेकिन अभी तमाम दस्तावेजों को खंगालने का काम चल रहा है और ये कार्रवाई लंबी चलेगी, क्योंकि पुलिस के बाद अब प्रशासन की टीम भी लगातार कार्रवाई कर रही है। और जितने भी जमीन है, जितनी भी संपत्तियां जो कि अवैध तरीके से बनाई गई थी, उनके रिकॉर्ड को खंगाल कर उन पर लगातार सरकार का हथौड़ा चल रहा है, लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। तलैया इलाके में लगातार जेसीबी मशीन उस बिल्डिंग को गिराने का काम कर रही है जो अवैध रूप से बनाई गई थी। ये तमाम जो जमीनें हैं वो जमीन जो है पीडब्ल्यूडी की है, सरकारी जमीन है। उन जमीनों पर ये अवैध निर्माण किए गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए थे और मनोज ने जो जानकारी दी, और 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कल की जब प्यारे मियाँ के मैरिज हॉल पर बुलडोजर चला, दूसरी तस्वीर आज की जहां अवैध कब्जा हटाया गया। बच्चियों के साथ दुष्कर्म के आरोपी पर शिकंजा कसने की तैयारी है। उनकी अवैध कमाई के खिलाफ एक्शन ये लिया जा रहा है। सवाल यही कि करोड़ों की अवैध संपत्ति बनाने का मौका मिल कैसे जाता है, इस पर भी नजर होनी चाहिए। यह भी एक विषय जांच का होना चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।